हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2024 का, जो अभी कुछ दिन पहले ही वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। तो वहां से आप उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्यूशन आपको आईक्यू क्लासेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके सिलेबस में नया एड ऑन हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है, जिसमें क्वेश्चन 1 में 15 सब पार्ट्स हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें नया क्या है, इस बार आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलेगा, जो कि पहले सीबीएसई में आया करता था। तो चलिए वन बाय वन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब पार्ट है, इफ ए इज इक्वल टू -1 2 एक मैट्रिक्स है और बी है 1 -2 0 एंड 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। इन्होंने इसमें पूछा है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए बी या फिर बी ए। तो a माइनस बी और a प्लस बी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के ऑर्डर आप देख रहे हैं डिफरेंट है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, पहले तो दोनों का ऑर्डर लिख लेते हैं, 1 रोज एंड 2 कॉलम, और यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम। जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम अगर मैच कर रहे हैं दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, जो कि इस केस में कर रहे हैं, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, a इंटू बी पॉसिबल है। अब इसी तरह बी ए का देखेंगे, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज ए से मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सब पार्ट इसका, इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ के इज। के की वैल्यू इन्होंने पूछा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो हमने फैक्टराइज किया है, फैक्टर्स निकाले, उसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 3x ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। कंपेयर करेंगे LHS और RHS, तो हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5। तो चलिए अब थर्ड सब पार्ट देखते हैं। अ रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर ₹1500 फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स इट टू द कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST इज 10%। द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने GST कितना पे किया ये बताना है। तो सबसे पहले रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 1500 फ्रॉम होलसेलर, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा होलसेलर आ रहा है, उसके बाद रिटेलर है, एंड देन इज कस्टमर, एंड सेल्स इट टू द कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। रिटेलर ने जिस कॉस्ट पे इसको खरीदा था वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1500 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है, जो कस्टमर को ये बेच रहा है जिस प्राइस पे, वो सेलिंग प्राइस है 1500 का 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब 110 बाय 100। तो यहां से ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसी सेलिंग प्राइस पे हमें क्या निकालना है, GST निकालना है। कितना हो रहा है, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय कस्टमर, और GST गिवन है 10%। तो इस सेलिंग प्राइस पे हम 10% का GST निकाल लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 165 रुपीज, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फोर्थ सब पार्ट हमारा काफी इजी है। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि रूट जो है इस इक्वेशन के वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जहाँ पे b की वैल्यू -6 है, a हमारा 1 है, और c किसके बराबर है, k के बराबर। तो यहाँ से हम b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रख के यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ रही है, लेस देन 9 के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सब पार्ट देखते हैं सीधा। तो फिफ्थ सब पार्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। यहाँ पे 3 ऑप्शन गिवन है और बताना है इनमें से कौन सा AP में है। AP के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 1 4 9 16 में कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो पहले हमारे पास 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 7 है। तो कॉमन डिफरेंस सेम ना होने की वजह से ये AP में नहीं होगा। इसी में अगला जो सब पार्ट है √3, 2√3, 3√3 एंड 4√3 सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कॉमन है, अगर हम 2√3 माइनस √3 करें तो हमें √3 मिलेगा। इसी तरह
4√3 माइनस 3√3 करें, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव का ही सब्ट्रैक्शन करके हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ से भी हमारे पास √3 आएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से ऑप्शन 2 तो वर्क करेगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, 8642, और यहाँ पे हमारे पास सेम है कॉमन डिफरेंस जो कि है -2 के बराबर। 8 - 2 6 है, 6 - 2 4 है, 4 - 2 2 के बराबर है, यानी ऑप्शन 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा, सी, ओनली 2 एंड 3। तो अगला हमारा सिक्स्थ पार्ट है, द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x इज प्रोपोर्शनल टू y। यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ये टॉपिक आ गया है। एक टेबल गिवन है जिसमें x और y की वैल्यूज हैं और दोनों प्रोपोर्शन में। हमें m और n निकालना है, बहुत ही इजीली इक्वेट करके निकाल सकते हैं। जैसे 6/m क्या हो जाएगा, 12/18 के बराबर, और 12/18 किसके बराबर हो सकता है, n/6 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने कर भी दिया है सॉल्व। 6/m इज इक्वल टू 12/18, यहाँ से m की वैल्यू 9 आ गई, और इसी तरह 12/18 को जब हम n/6 से इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। तो अगला सब पार्ट है हमारा 7th, इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड AD/PS 3/8 है, द वैल्यू ऑफ AB इज टू PQ हमें बतानी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोल दिया, बड़े वाले जो दो ट्रायंगल हैं वो दोनों सिमिलर हैं, और ये जो रिलेशन गिवन है AD/PS, ये रिलेशन कहाँ से आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल ABD अगर हम ले लें और ट्रायंगल PQS, इसको अगर सिमिलर हम दिखा देंगे तो हमें यहाँ से रेशियो क्या मिल जाएगा, AD/PS इज इक्वल टू AB/PQ के बराबर। ऑलरेडी हमें AD/PS पता है तो वो AB/PQ के भी बराबर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD और PSQ को सिमिलर प्रूव करेंगे, जैसा कि बताया छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को। एक एंगल तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ADB और PSQ दोनों इक्वल है, और दूसरा हम ABD, एंगल ABD और एंगल PQS, इसको भी इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ABC जो है बड़ा वाला ट्रायंगल वो PQR के सिमिलर है, इसलिए ये वाले एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो बाय एंगल एक्सियम हम ये प्रूव कर सकते हैं कि छोटे वाले दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, और अगर दोनों सिमिलर है उसका मतलब उनके साइड्स हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ से AB/PQ बराबर AD/PS हो जाएगा, और AD/PS ऑलरेडी 3/8 गिवन था, तो वही हमारा AB/PQ भी हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो 8th पार्ट है हमारा, अ राइट एंगल ट्रायंगल शेप्ड इन अ पीस ऑफ हार्डबोर्ड इज रोटेटेड कंप्लीटली अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज एज शोन इन द डायग्राम। द सॉलिड सो फॉर्म्ड इज ऑलवेज अ सिंगल कोन या फिर डबल कोन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है हमें ये बतानी है। तो अगर किसी हम ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज से रोटेट कराएंगे तो हमारे पास डबल कोन फॉर्म होगा कुछ इस तरह से। ये हमारे एंगल 90 डिग्रीज है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल कोन फॉर्म हो रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये डबल कोन फॉर्म हो रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पे। तो 9th पार्ट हमारा प्रोबेबिलिटी से है। यहाँ पे इवेंट ए, द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो है। इवेंट बी इज इट विल रेन ऑन मंडे, एंड इवेंट सी इज फेब्रुअरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर। तो हमें बताना है इनमें से कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब श्योर इवेंट होना चाहिए। तो पहला वाला अगर हम देखें, द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, ये श्योर इवेंट है, ये हर बार ही होता है, रोज होता है कि सन हमेशा ईस्ट से ही राइज करेगा। इवेंट सी अगर आप देखें, 29 डेज इन अ लीप ईयर, फरवरी मंथ में होते ही होते हैं हर बार, ये भी श्योर इवेंट है। पर इवेंट बी, इट विल रेन ऑन मंडे, ये श्योर इवेंट नहीं है, हो सकता है बारिश हो सकता ना हो, तो ये यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे इवेंट ए एंड सी आर श्योर इवेंट, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, बोथ इवेंट ए एंड सी आर इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 10th पार्ट, द 3 vertices of a scalene triangle are always equidistant from a fixed point. The point is called, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो 11th पार्ट हमारा, इन अ सर्कल विद रेडियस r द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू, तो हमें बताना है r होगा 2r होगा 2 पाई r या फिर पाई r।
तो अगर आप एक सर्कल बना रहे हैं तो अगर दो टेंजेंट्स बनाने पैरेलल तो वो इसी तरह बन सकते हैं या फिर ऐसे भी बन सकते हैं। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r प्लस आर यानी 2r के बराबर। डायामीटर जितना भी होगा उतनी डिस्टेंस होगी दोनों की आपस में एक दूसरे से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है। 12th part, an observer at a point E which is at a certain distance from lamp post AB finds the angle of elevation of the top of lamp post from position C, D and E as alpha, beta and gamma. If it is given that B, C, D and E are along the straight line, which of the following condition is satisfied? tan alpha greater than tan beta, इनमें से चार ऑप्शन में बताना मैं क्या सही होगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे स्लोप जिसका ज़्यादा होता है वही एंगल भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप हमारा tan अल्फा का होगा और उसके बाद बीटा का और उसके बाद गामा का। या फिर आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, tan ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। tan बीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी। और tan गामा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा टोटल बेस हो जाएगा गामा के लिए, यानी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर tan गामा का सबसे बड़ा है इसलिए ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। उसके बाद tan बीटा क्या है हमारा, ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी, ये भी tan अल्फा के कंपैरिजन में छोटा होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा, tan अल्फा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इन दोनों के मुकाबले छोटा है। तो tan अल्फा बड़ा होगा और tan बीटा छोटा होगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए पार्ट। ऑलराइट, तो अगला सब पार्ट हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड्स है। तीन यहाँ पे कंपनीज हैं, कंपनी ए बी एंड सी, सबके डिविडेंड परसेंट इक्वल है 12%, 12% एंड 12%। और नॉमिनल वैल्यू भी सबकी इक्वल है, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। इसकी मार्केट वैल्यू 80 है, दूसरे वाले की 100 और तीसरे वाले की 120। तो इन्होंने पूछा है शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब मार्केट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए नॉमिनल वैल्यू से। तो सी वाला ऑप्शन देखें, कंपनी सी जो है उसका शेयर्स हमारा ₹100 शेयर्स कितने में बिक रहा है, 120 रुपीज़ में। तो यही हमारा प्रीमियम पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो अगला हमारा 14 सब पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चार हमारे पास इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 5 तो बिल्कुल भी ओरिजिन से नहीं पास करेगी, y इज इक्वल टू -6 भी नहीं। इन दो में हम देखेंगे कौन सी ओरिजिन से पास कर रही है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है 0,0 यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप पुट कर दीजिए x और y की जगह, और फिर देखिए क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हमारे इस केस में क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे x और y की जगह तो वो बिल्कुल भी 0 के बराबर आ रहा है। अगर ए वाले में देखें 3 × 0 -2 × 0 इज इक्वल टू -5, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जिसकी बात की थी वो हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट रहेगा ये इस बार, और ये सीबीएसई में आया करता था पर इस बार से आईसीएसई में भी आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट गिवन रहती है और एक असर्शन और उसका एक रीजन, और फिर आपको बताना है इसमें से क्या सही होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर अ गिवन 25 वेरिएबल्स x1 x2 x3 till x25, assertion A is to find median of the given data, the variate needs to be arranged in ascending or descending order। क्या ऐसा है कि हमें जब मीडियन निकालना होता है तो वेरिएट असेंडिंग या डिसेंडिंग में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और रीजन इसमें क्या गिवन है, द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज्ड डेटा, ये भी बिल्कुल सही है। मीडियन जो होता है वो सेंटर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम देखेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो ये भी कुछ नया नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट देख के क्या वो दोनों को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें आपके टोटल 3 पार्ट्स हैं और तीनों कंपलसरी हैं। शोन बिलो इज अ हॉरिजॉन्टल वाटर टैंक कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स। द टैंक इज फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ 7 मीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। यानी इतने पार्ट का आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से एनालाइज करें तो 7 मीटर तक हमारा टैंक फिल्ड है। तो ये हमारा क्या है, इसका रेडियस है। तो डबल इसका कर देंगे डायामीटर, तो टोटल ये पूरा 14 हो जाएगा।
और इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस 7 होने की वजह से ये लेंथ जो है वो 7 हो जाएगी, और यहाँ पे भी जो हेमिस्फेयर का रेडियस है कितना हो जाएगा, 7। तो इधर का 7 और इधर का 7, टोटल हमारे पास 34 हाइट है इस पूरे टैंक की। तो अगर इधर का 7 हम हटा दें और इधर से 7 हटा दें तो हमारे पास 34 माइनस 7 प्लस 7 यानी 14। 34 में से 14 हटाएंगे तो 20 बचेगा। तो यहाँ से आपको सिलेंडर जो बीच वाला पार्ट है उसकी हाइट मिल जाएगी कितनी, 20। तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, आपको ऑलरेडी पता है। और हेमिस्फेयर का मतलब जब हम स्फीयर का एक पार्ट लेते हैं, स्फीयर को ब्रेक करिए 2 पार्ट्स में और एक पार्ट को हम हेमिस्फेयर बुलाते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमने लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है दोनों साइड, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है रेडियस की और हाइट की, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल जो टैंक का सरफेस एरिया है 1496, पर हमें उसमें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है केवल सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद वाटर बताना है। तो क्या करेंगे, हाफ ऑफ 1496, क्योंकि हाफ फिल्ड है वाटर, तो यहाँ से इसका आधा कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद वाटर मिल जाएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। In a recurring deposit account for 2 years, the total amount deposited by a person is 9600. If the interest earned by him is 1/12 of his total deposit, find the interest he earns, his monthly deposit, the rate of interest. तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया जो इंटरेस्ट वो कमा रहा है वो 1/12 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट है। टोटल डिपॉजिट कितनी है, 9600, उसका 1/12 हम निकाल लेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद हमें मंथली डिपॉजिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लिया, 800 रुपीज़ आ गया। उसके बाद मंथली डिपॉजिट निकालना है, तो सबसे पहले जो हमें 2 साल का अमाउंट दे रखा है वो है 9600, तो वहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगा के 1 मंथ का निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें मंथली डिपॉजिट मिल जाएगा 400 रुपीज़। अब उसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है इंटरेस्ट का, P(n)+1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 8% पर एनम। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। और इसमें पहला पार्ट है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ए बी का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इसी तरह कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन्होंने आगे इसमें क्या पूछा है, यूजिंग द अबव रिजल्ट प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, जो भी हमारे पास ऊपर का रिजल्ट आया उसको ऐड करके हमें बताना है इसके बराबर होना चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो वैल्यूज आई हमारी दोनों ए और बी पार्ट में उनको हम लिख देंगे, और वहां से फिर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट हमारे पास आएंगे वो 7 हो जाएगा ऐड करके, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूफ भी करना था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये भी आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक है, प्रूव करना है हमें कुछ। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो जहां जहां पे आपको बी स्क्वायर दिख रहा है वहां आप क्या पुट कर देंगे, ए इंटू सी। तो देखते हैं फिर क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 7b स्क्वायर अपॉन दिस था हमारे पास। तो जहां पे हमारे पास b स्क्वायर है वहां पे ac पुट कर देंगे, नीचे भी हमारे पास b स्क्वायर आया है यहाँ पे भी ac पुट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे दोनों जगह से हमें ऊपर न्यूमरेटर से a कॉमन मिल रहा है और डिनोमिनेटर से c कॉमन मिल रहा है। कॉमन लेने के बाद जो अंदर टर्म्स बच रहे हैं वो ऊपर नीचे दोनों सेम है,
तो यहाँ से a अपॉन सी हमारा आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपने प्रोपोर्शन में किए भी होंगे। तो क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है हमारा। इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल ABC एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB और 32 डिग्री हमें गिवन है एंगल OAC, ठीक है, और हमें x, y और z की वैल्यूज बतानी। तो चलिए सबसे पहले x से शुरू करते हैं। आपको डिटेल सॉल्यूशन नीचे मिल जाएगा, पर यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 32 डिग्रीज है एंगल OAC, ये x है। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं OA और OC जो है वो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो यानी OA और OC बराबर होगा। OA और OC बराबर है तो ये एंगल हमारा 32 डिग्रीज हो जाएगा। कैसे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से क्या x नहीं आ जाएगा? अब ये देखिए ट्राइंगल OAC जो है उसमें 32 डिग्रीज प्लस 32 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 64 डिग्रीज, यानी 116 के बराबर। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें y और z भी बताना है। सबसे पहले y देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC हो जाएगा। बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ? जो आर्क AC सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो डबल होता है किसका? एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से x और y का हमें रिलेशन मिल गया। y क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ x। तो x की जो वैल्यू है उसका आधा हो जाएगा हमारा y। तो y और x की वैल्यूज यहाँ से आ गई, तो अब आसानी से हम z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ट्राइंगल अगर आप BCD देखें, ये 90 डिग्रीज है, y ऑलरेडी हमने पता कर लिया, तो z भी आसानी से हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्री माइनस y डिग्रीज। y की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे ऑलरेडी हमने सॉल्व भी कर रखा है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ से x की वैल्यू 116 आ रही है, y उसका हाफ है तो 58 डिग्रीज और z क्या आ जाएगा? 32 डिग्रीज। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द कर्व प्लॉटेड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द मीडियन मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 50 एंड 80। तो सबसे पहले जो कर्व प्लॉट किया है उसका नाम बताना है। साफ साफ दिख रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है या ओजाइफ भी बोलते हैं इसको। अगला इसका क्या है पार्ट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस लाइन पे है? वाई एक्सिस पे। हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट हमारा वाई एक्सिस वाला क्या है? 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 40 के बराबर। अब इसी का थर्ड पार्ट हमारा क्या है? द मीडियन मार्क्स हमें बताने हैं। और आप ग्राफ में देखें, अगर एक लाइन यहाँ से जा रही है 20 से, जो कि x एक्सिस पे कहाँ पे मिल रही है? 50 और 60 के बीच में। तो 50 और 60 के बीच में ये वाला पॉइंट तो 55 हो जाएगा, जस्ट उसके बाद वाला यानी 56। तो यही हमारे मीडियन मार्क्स हो जाएंगे। 56 हमें ग्राफ स्टडी करके ही बताना था। ऑलराइट, अब इसका डी पार्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने जो 50 से 80 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। तो 50 पे अगर हम देखें तो क्या है? 12 और 80 पे 37। तो 37 माइनस 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। और यही आंसर होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताने थे, 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए पूरा कवर हो चुका है। इसके सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए, और अगली वीडियो में हम सेक्शन बी कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।